हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्किल्स विद प्रदीप सर में। साथियों, आप उम्मीद है कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसे अनवरत रूप से कर रहे होंगे और अपनी जो कंटिन्यूटी है उसे आप बना के रखेंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और आप सभी करते भी होंगे। तो साथियों, जो देखते हैं आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, पीआरएस, जनसत्ता, ये सारे न्यूज़ पेपर जो हमारे लीडिंग न्यूज़ पेपर्स हैं, इन सभी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनके हम एक तरीके से सबको समझते हैं और उनकी एनालिसिस करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। तो देखिए क्या होता है ना कि जो हमारा माइंडसेट होता है वो थोड़ा सा उन चीज़ों पे ज़्यादा होता है जो हमारे पास नहीं होती हैं चीज़ें। तो उनको छोड़िए, जो गया सो गया, लेट इट बी। अब आप फोकस उन पे करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं या फिर जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके बनने के लिए या फिर उसकी जो प्रोसेस है उस पर फोकस करिए। इस पे नहीं कि क्या हो चुका, जो चला गया वो तो चला गया ना, उस पर फोकस करने का कोई मतलब बनता नहीं है एक्चुअल में। तो आप ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे करें जो कि रियली इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए और आप जिसे पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं। साथियों, आज हमारे पास 8 से 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और आपके जो एनालिटिकल व्यू है आपका, वो आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को। तो जो पहला हमारा आर्टिकल है वो है क्यूरियस कोलैज सोज राइनो हॉर्न्स आर श्रिंकिंग। फ्रेंड्स, अभी क्या है कि ये चेक करा गया और इसकी जो है काफ़ी टाइम से जो पिक्चर्स थी राइनो की, देखा गया जो राइनोज होते हैं उनके जो सींग होते हैं ना, हॉर्न्स, वो उनकी साइज जो है वो कम हो रही है। तो राइनो जो है मैक्सिमम अपने हॉर्न्स के लिए जो इनकी हंटिंग होती है और इवोल्यूशन, तो इन चीज़ों की वजह से इनकी जो हॉर्न्स की लंबाई है वो घटती जा रही है। और लंबाई के घटने का रीजन और भी है, इम्पैक्ट जो है और हो सकता है इवोल्यूशन है जिसकी वजह से। तो अभी जो दो टाइप के हमारे ये हॉर्न्स हैं राइनोसोर्स, इनकी जो है थोड़ी सी हंटिंग ज़्यादा बढ़ गई है और लंबाई भी इनकी घटती जा रही है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि जो राइनोसोर्स हैं हमारे यहाँ वो कितने टाइप के हैं। तो 5 स्पीसीज हैं जो कि इंडिया में भी हैं और दूसरे यहाँ भी हैं। तो इंडिया में कौन कौन से स्पेशली हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। तो जो 5 स्पीसीज हैं वो हैं वाइट एंड ब्लैक राइनोज जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, और जावान एंड सुमत्रान राइनोज हैं जो कि एशिया में पाए जाते हैं, और ग्रेटर ग्रेटर वन हॉर्न करके जो कि ओनली एंड ओनली इंडिया में पाए जाते हैं। इन्हें इंडियन हॉर्न राइनोसोर्स भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो श्रिंक हो रहा है ये वाकई एक समस्या का विषय है, चूँकि वो उसी चीज़ के लिए फेमस हैं और उनके हॉर्न्स ही नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जो उसकी स्पेशलिटी है या फिर जो आकर्षण का केंद्र है वो खत्म होगा। और बात करें अगर आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग ये पांचों राइनोसोर्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में स्टेटस में हमारा जो ब्लैक राइनो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है, वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल है, और जो जावन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और सुमात्रन राइनो जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात आईयूसीएन की लिस्ट की हो रही है, तो आईयूसीएन लिस्ट जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ये फाउंड कब करा गया, तो 5 अक्टूबर 1948 को फाउंड करा गया, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। और डायरेक्टर जनरल कौन है, ब्रूनो ओब्रेले। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कि इंडिया जो राइनोसोर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो असम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इंडो नेपाल की जो तराई है इसमें मिलते हैं, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल है यहाँ पे मिलता है। और जो हमने बात करी ना ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसोर की, तो इन्हें इंडियन राइनो भी कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अब असम की बात है तो असम में कहाँ पे पाया जाता है ये भी जान लेते हैं। पाबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पाया जाता है। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क है, आपने सुना होगा नाम, यहाँ पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पाया जाता है, और मानस नेशनल पार्क में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखा जाए तो जो 2400 की इनकी संख्या लगभग, ये काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में ही पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर काजीरंगा पूछ लिया जाए तो ये मैक्सिमम जो राइनोसोर्स हैं हमारे वो यहीं पे पाए जाते हैं। और जो इनकी श्रिंक होने की समस्या आ रही हॉर्न्स की, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक समस्या का विषय है, और इस पर जो है तुरंत एक कहा जाता है ना कि फोकस करने की ज़रूरत है कि इनको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकें, इनको हम किस तरीके से संरक्षित कर सकें। तो इन सारे विषयों को आप समझे होंगे, आई होप। फ्रेंड्स, हमारा अगला आर्टिकल पॉल्यूशन को लेके है।
सेंटर ब्लेम्स पंजाब गवर्नमेंट फॉर टर्निंग दिल्ली इनटू अ गैस चैम्बर। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा से चलता रहेगा, क्योंकि इसका अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन खोजा नहीं जा पाया है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप चलता रहेगा। बात स्टबल बर्निंग को लेके है, पराली के जलाने को लेके है। तो अगर देखा जाए 2021 में, तो जो पराली के जलने से पॉल्यूशन बढ़ा वो 19% अधिक बताया गया है, जिससे दिल्ली में बहुत ही समस्या हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ गई। और देखा जाए तो जो पराली जलाई जाती है वो केवल पंजाब में नहीं जलाई जाती, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये सारी जगहों पे जलाई जाती है। अब बात करेंगे धान की खेती की। क्योंकि धान की कटाई जो है, अब पहले जो हुआ करती थी वो एक तरीके से हाशिया से हुआ करती थी, सिकल से। तो वो एक मुट्ठा ऐसे, मतलब एक मुट्ठी पकड़ के और फिर नीचे से काट लिया जाता था, तो जो बचती थी जड़ें वो केवल एक मुट्ठी होती थी। अभी क्या है, जो कटाई होती है वो मशीनों से कटाई होती है, और काफ़ी जो उसका हिस्सा है वो एक तरीके से ग्रेन पे ही फोकस करता है, तो काफ़ी हिस्सा छूट जाता है और उसको खेत में ही जला दिया जाता है। अब इसको खेत के जलाने के जो ढेर सारे नोशन हैं, ढेर सारी धारणाएं हैं, ये हमें जानना जरूरी है। क्यों ऐसा करते हैं लोग, मतलब खेत में ही क्यों जला देते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लेबर की कमी है। उसके लिए लेबर अलग से लगाना होगा, उन्हें जो है उनमें पैसा खर्च करना होगा, ये चीज़ है। और इसके जो खेत में जला दिया जाता है, इसका कहना है, मतलब लोगों का मानना भी है कि इनको जब हम खेत में जला देंगे तो ये खाद बन जाते हैं, और ये खाद बनने की धारणा से भी लोग जला देते हैं। और टाइम की कमी है। अब किसी अगर अगले फसल की बात करें, अब जैसे हमने धान काट लिया, हमें अगर गेहूँ लगाना है, गेहूँ बोना है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है, अगर वो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा तो फिर गेहूँ की फसल को नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मशीन की जो अच्छी उपयोगिता है वो हमारे टाइम को भी एक तरीके से सेव कर देती है। तो लोगों को लगता है कि अगर इस तरीके का प्रयोग किया जा सकता है तो क्यों ना हम इसके बारे में सोचें और करें। और बात करें हरियाणा, पंजाब में, तो चावल की रोपाई बहुत ज़्यादा होती है, और कहीं ना कहीं जो है वहाँ का जो वाटर टेबल है उसमें समस्या हो रही है। अब अगर देखा जाए तो ग्रीन जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके कारण से सभी धान की बुआई अच्छे से करते हैं, और जिससे वाटर टेबल नीचे गिर रहा है। तो समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हरियाणा, पंजाब में चावल की रोपाई की जो अवधि है उसे चेंज करने की बात कही गई। चेंज करने की बात क्यों कही गई? अगर मानसून के समय पे बुआई की जाएगी तो फसलों को जो है पानी कुछ बारिश बरसात के कारण मिल जाएगी, ये समस्या थोड़ी सी अच्छी हो पाएगी। और सरकार ने कहा कि मानसून के समय अगर धान की खेती की जाए तो इससे वाटर टेबल को भी नुकसान नहीं होगा। और देखिए, जो पाकिस्तान से डस्ट भरी पार्टिकल से जो हवाएं आती हैं वो उत्तर पश्चिम से आने के कारण वो हवाएं और आगे बढ़ के दिल्ली की तरफ आती हैं। इधर से वो हवाएं आई दिल्ली की तरफ, और ये पंजाब हरियाणा के जो रीजन है यहाँ से जो पराली है इनको बर्न किया गया, स्टबल बर्निंग हुई। तो सारा का सारा जो धुआं होता है वो इधर पाकिस्तान से जो डस्ट पार्टिकल और ये धुआं, ये पूरी तरीके से आके दिल्ली के रीजन जो है इसे पूरा कवर कर लेता है। तो कहीं ना कहीं केवल और केवल अगर हम बात करें तो पराली का जलना ही समस्या नहीं है, सारी चीज़ें जो है एक साथ मैटर करती हैं। तो जो उत्तर पश्चिम से हवाएं आती हैं वो इन्हें आगे बढ़ा ले जाते हैं, जिससे पॉल्यूशन और बढ़ जाता है। ये सारा का सारा मैटर है। अब देखिए, सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? सॉल्यूशन दो टाइप से हो सकता है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू मतलब कि खेत में ही कुछ ऐसा कर दिया जाए, और किया भी जा रहा है, खेत में डिकम्पोजर वगैरह की छिड़काव की जा रही है, जिससे कि वो खेत में ही सड़ जाएं, गल जाएं और वहीं उनका खाद बन जाए। और बात करें X2 की, तो बायोगैस बनाने की बात की जाती है, उसके लिए स्कीम लाए जाते हैं। और अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि पराली के छोटे छोटे गोले जो हैं उनको कोल के साथ जो है उनका यूज किया जाए ईंधन बनाने के लिए। सेवरल स्कीम्स लाई जा रही हैं। और देखिए, केवल स्कीम्स लाने से चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी, उनका जो एक्शन का टाइम है ना, एक्शन टाइम पे चीज़ें फेल हो जा रही हैं। और अगर इतनी सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, तो चीज़ें अच्छी होनी भी चाहिए। जाहिर सी बात है कि हम अगर इतनी चीज़ें इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रही हैं? कहीं ना कहीं चीज़ें जो जब एक्ट आ गया या फिर कोई स्कीम आ गई, तो जब एक्शन का टाइम आता है तब चीज़ें फेल होती हैं। तो इन चीज़ों को समस्याएं जो एक होता है ना कि लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक की चीज़ें हैं, तो हायर से जब चलती चीज़ें तो लोअर तक आके बिल्कुल फिनिश होनी चाहिए, तब जाके ये चीज़ें बन पाएंगी। जितना फोकस हम स्कीम को बनाने में लेकर करते हैं उतना ही फोकस हमें जो है एक्शन को लेके भी करना होगा। अगला आर्टिकल जो हमारा है वो संबंधित है UNHCR, ह्यूमन राइट जो कमीशन है, और जो है ईरान को लेके है। तो बात करेंगे, जर्मनीज कॉल फॉर ह्यूमन राइट्स मीट में टेस्ट इंडियाज स्टैंड ऑन ईरान। देखिए, अब ये पहले हिस्ट्री से हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, इस्लाम में दो तरीके की एक तरीके से कम्युनिटी पाई जाती है, सुन्नी और शिया।
सुन्नी जो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये जो पूरा रीजन है इस तरीके को मानते हैं, और शिया ईरान। तो अब देखिए दिक्कत कहाँ पे आ रही है, हमेशा से ईरान के अगेंस्ट रहा है हमारा इजराइल और सऊदी अरेबिया, और ये कहा जा रहा था कि ईरान के द्वारा न्यूक्लियर वेपन जो है बनाने का काम किया जा रहा था, तो इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अब सैंक्शन को हटाने के लिए JCPOA, इसका फुल फॉर्म मुझे आप लोग बताएंगे, और JCPOA के तहत ये कहा गया कि जो P5 कंट्रीज हैं UNSC की, रसिया, चाइना, UK, USA और फ्रांस, इन सभी ने मिल के और जर्मनी ने मिल के साइन किया और डील करा कि अब ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। बट फिर आगे काटसा के तहत, इसकी फुल फॉर्म मुझे आप बताएंगे, CAATSA, काटसा। काटसा के तहत सैंक्शन फिर से लगा दिया गया। अब देखिए ये काटसा की जो सैंक्शन की बात हो रही है, ये और किसी पे लगाया गया है, ईरान पे, रशिया पे, नॉर्थ कोरिया पे। तो अब देखिए मेजर इशू इंडिया के लिए क्या यहाँ से बन रहा है। पहले आपने देखा भी होगा, और आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आप देख रहे होंगे कि पहले हमारा जो ऑयल का, क्रूड ऑयल का जो हम इंपोर्ट करवाते थे, वो ईरान से ऑयल का लगभग 60 से 70% तक हमारा इंपोर्ट होता था। और अभी अगर करंट का देखा जाए सिचुएशन, तो 0%, 0 to 1% इस टाइप का रह गया है। तो कहीं ना कहीं समस्या तो है ही। और अगर तत्काल में ईरान की बात की जाए तो तत्काल में ईरान में हिजाब को लेके एक महिला की मृत्यु हो गई। और फिर इंडिया के स्टैंड की बात की जा रही है, तो UN के द्वारा, UN जो ह्यूमन राइट्स है, इनके द्वारा एक किया जाता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, और इस रिव्यू में हो सकता है देखा जाए, फिर उसके बाद ये समझ में आए कि जो है इंडिया के ईरान से क्या रिलेशन है। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा पीरियोडिक जो रिव्यू होना है वो हमेशा से किया जाता भी रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर रिव्यू किया गया तो इंडिया और ईरान के जो भी संबंध है उस पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि इस तरीके की जो ह्यूमन राइट्स की समस्याएं ईरान में देखी जा रही हैं, तो क्या इन्हीं चीज़ों के नक्शे कदम या फिर उन्हीं के माइंडसेट से क्या इंडिया भी है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जब ये रिव्यू होगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ जो है सुनने को हमें ज़रूर मिलेगा। अगला आर्टिकल फ्रेंड्स हमारा ये चाइना को लेके है और पाकिस्तान को। कंसर्न अबाउट सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज इन POK, ये जो है शी जिनपिंग और शरीफ जी के बीच की बात है। देखिए समस्या कहाँ पे आ रही है। चाइना CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। ये कासगर नाम की जगह चाइना से बन रहा है ग्वादर पाकिस्तान तक, जो कि हमारे POK का जो पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसके जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उस एरिया से होकर गुजर रहा है। और चाइना ने इस जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, मतलब काफ़ी हद तक इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और जिससे चाइनीज ऑफिशियल्स हमेशा आते रहते हैं। तो अब समस्या उन्होंने ये कहा कि उन पर जो टेरर अटैक हो रहे थे, पहले भी हो रहे थे, बट अब ज़्यादा होने लगे हैं। तो अब ये इंडिया के लिए किस तरीके से कंसर्न बना हुआ है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न तो CPEC ही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर ये कॉरिडोर बन गया तो हमारे लिए सबसे बड़ा तो सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि वो हमारे ही पार्ट से बन के आ रहा है, और हमारा कहीं ना कहीं ये विजन भी है कि हम ना POK का जो एरिया है उसे हम लेके रहेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को। तो सिक्योरिटी कंसर्न सबसे बड़ी समस्या है। और आप इस तरीके से देखा जाए, CPEC की बात करें तो क्या चाइना या पाकिस्तान को एक्चुअल में इसके बनने से कोई हेल्प मिलने वाला है, ये भी सोचने की बात है। और अगर बात चाइना की हो रही है तो चाइना की डेप्ट पॉलिसी जो है, डेप्ट ट्रैप जो है, इसके बारे में हर कंट्री जानता है। अगर कंट्री आपसे हेल्प नहीं भी मांग रहा है तो चाइना तैयार होता है, तुम्हें रोड बनाना है पैसा लो, तुम्हें हाईवे बनाना है पैसा लो, तुम्हें बिल्डिंग बनानी है पैसा लो, तुम्हें फैसिलिटी लेनी है लो पैसा। तो पैसा दे दे के वो एक तरीके से जो है डेप्ट ट्रैप में फांस लेता है, फिर उसके बाद जो उसे रिक्वायरमेंट होती है वो काम वो करवा लेता है। और अगर चाइना के डेप्ट ट्रैप की बात करें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब एक तरीके से फंसते जा रहे हैं। अब श्रीलंका की इतनी जो बुरी हालत हुई है, कहीं ना कहीं श्रीलंका से जो है चाइना से काफ़ी कुछ लिया गया है श्रीलंका के द्वारा। एक तरीके से हेल्प होता है ना कि जो है नहीं आओ, हमें ज़रूरत नहीं है तब भी हेल्प मिल रही है। तो ये सारी समस्याएं हो रही हैं। तो डेप्ट ट्रैप जो है, इसी के लिए अभी जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं, इन्होंने भी कहा था कि वाकई हमारे लिए सोचने की बात है कि इस तरीके से किसी भी कंट्री को मतलब लुभावना दे के हम उसके अकॉर्डिंग काम करवाएं, ये तो थोड़ा सा जो है एथिकल नहीं है, ऐसा कहा जा रहा था। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगला आर्टिकल जो हमारा फ्रेंड्स है वो GM क्रॉप्स को लेके है, द न्यू हाइब्रिड वेरिएंट्स ऑफ मस्टर्ड।
अब बात करेंगे जीएम क्रॉप्स की, चूँकि जीएम क्रॉप से रिलेटेड हैं चीज़ें। तो जीएम क्रॉप्स मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और इंडिया में इन्हें जो परमिशन दिया जाता है वो दिया जाता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, इसके द्वारा दिया जाता है, जीईएसी में। इंडिया की ये एपेक्स बॉडी है रेगुलेशन के लिए। अब बात करेंगे जो मस्टर्ड की बात हो रही है, तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 डीएमएच शॉर्ट फॉर्म है, डीएमएच, इसे जेनेटिकली जो है इंजीनियरिंग वेरिएंट बताया जा रहा है और इसे अप्रूवल भी मिल रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने 3 साल तक इस पर रिसर्च किया और इस पर जो है डीएमएच 11 को ये बताया जा रहा है कि 28% इसकी ईल्ड बढ़ गई है। मतलब जो भी नॉर्मल है उससे हम 28% तक जो है इसकी जो पैदावार है वो बढ़ सकती है। और इसके जो पेरेंट में था वरुणा, उससे अब ज़्यादा हो गई है। देखिए अब बात इसकी है जीएम क्रॉप्स की, तो 2009 में सबसे पहले बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल मिला था, बट इसका विरोध किया गया। और अपने यहाँ अगर बात करें एक और प्रोडक्ट है बीटी कॉटन, जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है, कॉटन का बीटी कॉटन प्रोड्यूस किया जा रहा है और ये भी जीएम क्रॉप्स ही है। और अभी हाल ही में मस्टर्ड डीएमएच 11 को अब फिर से अप्रूवल दिया 2017 में पहली बार दिया गया था अप्रूवल, बट दिक्कत कहाँ पे आई कि तो उस समय भी लोगों के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। अब फिर से अप्रूवल मिल रहा है, आने वाले टाइम में चीज़ों को देखा और समझा जाएगा। अब देखिए बात है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है चीज़ों की, क्रॉप्स की, मतलब ये कि हम उनके जिन में मॉडिफिकेशन एडिटिंग कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे होगा, इन चीज़ों को काफ़ी हद तक जाना और समझा नहीं जा सकता बिना उन पे जो है देखे कि उनके उसके बाद बिहेवियर कैसा हो रहा है या फिर वो उसके बाद किस तरीके का हमें बेनिफिट मिल रहा है। और लोगों का ये भी कहना है कि पॉलिनेशन ऑफ बीज जो है, मतलब जो बीज के द्वारा पॉलिनेशन होता है मधुमक्खियों के द्वारा, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी भी इम्पैक्ट होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अभी अगर बात करें तो हमारे यहाँ जीएम क्रॉप्स, ये हमने बताया बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और हमारा जो डीएमएच 11 है। तो ये तीन ही प्रोडक्ट, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तीन ही प्रोडक्ट जो है अभी ये इस तरीके से लॉन्च किए गए हैं और इनके बारे में बात भी की जा रही है। तो देखिए हमारे यहाँ बीटी कॉटन तो उगाया ही जा रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगला आर्टिकल हमारा एक एक्टिविस्ट को लेके है, गांधीयन सेवा फाउंडर एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट एलन भट्ट डाइज। इनकी डेथ हो गई, एलन भट्ट जी की, जिनका एक एनजीओ था, ऑर्गेनाइजेशन जो कि चलाया जा रहा था इनके द्वारा। ये महिलाओं के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। ये स्टार्ट किया गया था 1992 में और इनके द्वारा काफ़ी काम किया गया महिलाओं के लिए। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, इंदिरा गांधी पीस प्राइज ने दिया गया और ये साबरमती आश्रम की चेयरमैन भी रही कुछ टाइम के लिए। MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की चांसलर रही 2007 में। और जो वर्ल्ड लीडर्स का ग्रुप था, जो कि एल्डर्स नाम से बनाया गया था नेल्सन मंडेला के द्वारा, ये उसमें भी शामिल थी और कुछ टाइम तक इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ एडवाइजरी के रूप में काम किया। और इससे अगर देखा जाए, जो इनका सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन था, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क एसोसिएशन, इसमें लगभग 2 मिलियन मतलब 20 लाख औरतें लगभग जुड़ी हुई हैं और ये 18 स्टेट में इंडिया के काम कर रहा है। तो नाम याद रखिएगा इनका, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविस्ट, एलाबेन भट्ट। इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, सेवा कब स्टार्ट किया गया, 1992 में। अगला आर्टिकल हमारा शेड्यूल ट्राइब्स को लेके है, पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी एडेड टू शेड्यूल ट्राइब्स यूजिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए 3 जो है पहले जो है ट्राइब्स हैं, पहाड़ी, कोली और गाड़ा ब्राह्मण, जिनको कि शेड्यूल ट्राइब में ऐड करने की बात की जा रही थी, जिसमें कि पहाड़ी को अब इंक्लूड कर दिया गया है। अब बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब की, तो 1931 से पहले तक बिल्कुल बैकवर्ड ट्राइब्स, जो कि एक्सक्लूडेड या पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया में रहते थे, उन्हें शेड्यूल ट्राइब मानते थे। आज़ादी के बाद संविधान के 366 सब क्लॉज 25, आर्टिकल 366 और सब क्लॉज 25 के तहत सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर परिभाषा बताई गई, ऐसी कम्युनिटी जो कि ट्राइबल बेल्ट में रह रही हो और कोई डेवलपमेंट ना हुआ हो। और बात करें तो लगभग 705 ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आती हैं और सबसे ज़्यादा ट्राइब्स जो हैं वो उड़ीसा में हैं, 62। अगला आर्टिकल एयर एशिया को लेके है, एयर एशिया एग्जिस्ट इंडिया विथ रेजिडुअल सेल टू एयर इंडिया। देखिए 8 साल पहले मलेशिया की एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी
जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, जिसका नाम था एयर एशिया। और इसमें मलेशिया की 16% हिस्सेदारी थी, बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स की थी। और ये जो 16% हिस्सेदारी थी ये मलेशिया के द्वारा अब भारत को दे दी गई है। और जो हमारा एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ इसको मर्ज करके, जो एयर एशिया है इसको जो है मर्ज करके अब लो मर्जर फ्लाइट ले आने की बात हो रही है। तो अब ये जो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मलेशिया का जो हिस्सेदारी था वो अब एयर इंडिया के पास है। और अब एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ का नाम आप ध्यान रखिए, इनका नाम है विल्सन। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो आशा वर्कर्स को लेके है कि जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो उस समय आशा जो है हमारी, उनका विज़न क्या होगा या फिर वो कहाँ तक पहुँचे होंगे और क्या प्रोग्रेस होगा। आशा वर्कर्स का जो 100 साल के आज़ादी के मतलब 100 साल हमारी आज़ादी को होने के बाद क्या विजन होगा। तो सबसे पहले तो आशा का फुल फॉर्म जान लीजिए, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और ये वॉलंटियर होती हैं, इनको अभी तक वॉलंटियर ही माना जाता है। जो हमारी कम्युनिटी है ये इनके लिए ऑल ओवर तरीके से वॉलंटियर मानी जाती हैं, ठीक है। और ये एक ब्रिज होती हैं जो हमारे सरकार और गांव के पिछड़े एवं ज़रूरतमंद लोग हैं, इनके बीच में ये एक ब्रिज होती हैं, मतलब पुल होती हैं। और ये स्टार्ट कब किया गया था, ये NRHM द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था और उसी के अंडर में आशा वर्कर कार्य करती हैं। अब देखिए समस्या क्या है, आशा जो वर्कर्स हैं उनकी पर्सनल समस्या अलग है और उनके जो कार्य करने की समस्या है वो अलग है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोगों में इंफॉर्मेशन की समस्या, और ये है कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन गैप सा है, ये भी समस्या है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, उनसे भी समस्या क्रिएट होती है। और जो आशा वर्कर्स उनकी खुद की समस्या क्या है, इनकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। बहुत बड़ी समस्या ये है कि इनकी इतने टाइम से ये काम करें, 2005 से अगर आशा जो है अपॉइंट किए जा रहे हैं तो अभी तक इनका कोई फिक्स्ड इनकम निर्धारित नहीं किया गया, उन्हें आज भी एक वॉलंटियर के रूप में ही माना जाता है। और यही समस्या बहुत बड़ी है। और वर्तमान समय की बात करें तो 1 मिलियन लगभग 10 लाख आशा वर्कर कार्य कर रही हैं। सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार और MP में कार्य कर रही हैं आशा वर्कर, और गोवा में कोई आशा वर्कर कार्य नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनको अवार्ड भी मिले हैं, ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था सारे आशा वर्कर्स को। गार्जियन ऑफ द ईयर ये नाम दिया गया टाइम मैगजीन के द्वारा 2020 में। तो देखिए अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट प्रॉब्लम वही आ रही है ना कि रिसोर्सेज नहीं है और इनका खुद का मोटिवेशन लो है। क्योंकि देखिए अगर बात करें ओवर द टाइम तो चीज़ें सब कुछ ठीक हैं, बट अगर 2000 रुपये में किस तरीके से कोई, अब जैसे कि कोई अगर मैटरनिटी का केस आया तो उनमें जो है 150-200 इस तरीके से, कोई वैक्सीन लगी तो 50 रुपये 100 रुपये इस तरीके से जो उनको मिलता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कि वॉलंटियर लेवल पे वो अपनी पूरी लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है, इस वजह से चीज़ें और अच्छी तरीके से नहीं हो पाती हैं। तो आशा वर्कर्स का ये कैसा विजन हो सकता है ये सब देखने को हमें मिलेगा। अगला हमारा आर्टिकल नहीं है, ये वर्ल्ड सिटीज़ डे को लेके है। वर्ल्ड सिटीज़ डे ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और इसमें ग्लोबल अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने की बात की जाती है और किया भी जाता है। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि 2050 तक 10 में से लगभग 7 लोग सिटी में रहेंगे। और ये जो वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया गया, इसका थीम रखा गया एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। नाम याद रखिएगा थीम का, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। इंडिया में इनिशिएटिव बहुत से लाए गए अब अर्बनाइजेशन के लिए। स्मार्ट सिटीज़, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, हृदय और PM आवास योजना अर्बन, ये सारे लाए गए। और जो अर्बन एरिया में जो पुअर लोग रहते हैं उनके लिए भी स्कीम्स लाई गई, PM गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये सारे आर्टिकल्स हमारे जो थे आज फ्रेंड्स, आज के जो आर्टिकल्स थे बस इतने ही आर्टिकल्स थे। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको हमारी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।